हेलो गाइस। आज की कहानी का नाम डायन और मैं आपका दोस्त रवि कुमार। तो चलो शुरू करता हूँ आज की एक और नई डरावनी भूतिया कहानी, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर भैया जी पे। ये कहानी एक ऐसे माँ पे है जो हर रात अपनी बेटी के कब्र के पास आके रोया करती थी। उसकी बेटी मरने के बाद अपनी माँ के सपने में कहती है, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो माँ, मैं जिंदा हूँ। उसकी बेटी मर चुकी थी। किसी को पता नहीं था कि वो मरी कैसे थी, क्योंकि कोई कहता है कि सड़क दुर्घटना में और कोई कहता है कि किसी और हादसे में। पर यह बात तो किसी को पता नहीं थी, उसकी माँ को भी नहीं। पर वही लड़की अपने माँ के सपने में आकर के अपने गुनहगार का नाम बताती है। तो चलो यहीं से कहानी अब शुरू होती है। एक गांव जिसका नाम श्यामपुर था। उस गांव में सभी लोग हंसी खुशी से मिलजुल कर रहा करते थे। हर उत्सव वो सब धूमधाम से बनाया करते थे। पर उसी गांव में एक उस गांव का बड़ा व्यक्ति, जो उस गांव का जमींदार था, वो किसी भी उत्सव में गांव वालों के साथ जुड़ता नहीं था। उसका कहना था कि गांव वाले उसके पैर की जूती होते हैं, इसलिए वो गांव वालों के साथ बातें भी कम किया करता था। और उसी गांव में एक ऐसा घर था जिसमें एक लड़की पूजा और उसकी माँ मधु रहती थी। उसके घर में उनके सिवा और कोई नहीं था। मधु अपनी बेटी पूजा की देखभाल पूरे मन से किया करती थी। वो उसके लिए सुबह शाम दूसरे के घर में काम किया करती थी और उससे पूजा का पेट भरता था। और वहीं गांव में एक छोटे से सरकारी स्कूल में पूजा पढ़ती थी और वो अभी क्लास 9th में थी। पूजा रोज जंगलों से होकर के एक छोटे से पुराने स्कूल में जाया करती थी। लगभग गांव के 4 लड़कियां उस सरकारी स्कूल में जाया करती थी, क्योंकि अब ये नए जमाने की युग शुरू हो चुकी थी। पुराने ज़माने में तो लड़कियों को पढ़ने में पाबंदी लगी हुई थी, पर पूजा पढ़ने के लिए उत्सुक थी और वो भी अपनी मम्मी से जिद करके स्कूल जाने लगती है। पूजा अपने स्कूल में टॉपर लड़की थी। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। सर ने उसकी मम्मी को कई बार पूजा के बारे में बताया है कि पूजा कभी न कभी कुछ बड़ा काम करेगी। पर किसे पता था कि पूजा सिर्फ कुछ दिन की मेहमान है। पूजा एक दिन अपने सहेलियों के साथ अपने स्कूल जा रही थी। उसे हर रोज की तरह एक उस जमींदार का बेटा उसे सताया करता था। पर पूजा इस बात को अपनी माँ से नहीं बताती, क्योंकि उसे पता था कि जमींदार अमीर है और उसकी माँ इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। पूजा मजबूर थी, इसलिए वो इस बात को छुपा करके वो रोज स्कूल मुश्किल से जाया करती थी। पर इस जमींदार के बेटे की हरकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन उसने जो किया उसे देख करके पूजा की सहेलियों दंग रह चुकी थी, क्योंकि हर रोज की तरह वो पूजा के रास्ते में अड़चन बन जा रहा था। पर एक दिन उसने पूजा का हाथ पकड़ लिया और वो बोलने लगा कि पूजा तुम मेरे से शादी कर लो। पर पूजा कहती है कि मैं अभी पढ़ने में ध्यान दे रही हूँ, ये फालतू चीज़ों के वक्त मेरे पास नहीं है। और वो लड़का गुस्से से अपने पीछे के पॉकेट से एक चाकू निकालता है और उसे धमकाते हुए जंगलों के अंदर ले जाता है। उस दिन से किसी को भी नहीं पता कि पूजा के साथ क्या हुआ। पूजा की माँ उसको ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगी। वो उनके सहेलियों से पूछ रही थी, पर कोई भी पूजा के बारे में नहीं बताता। क्यों उसकी सहेली पूजा के बारे में नहीं बताती?
कि उसको जमींदार का बेटा पकड़ के ले गया था। पूजा की माँ अकेली हो चुकी थी और वो रो रही थी। उसकी एकलौती बेटी गुम हो चुकी थी। सारे गांव वालों को पता थी ये बात कि पूजा को किसने उठाया है, पर किसी में जमींदार के प्रति लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए कोई भी पूजा की माँ को नहीं बताता, क्योंकि सबको पता था बताने का क्या नुकसान होगा। पर एक दिन गांव वाले पूजा की माँ को बताते हैं कि तुम्हारी बेटी उस जंगल के नीचे वाली पहाड़ी के पास है। पूजा की माँ दौड़ते दौड़ते अपनी बेटी के पास जाती है और देखती है तो उसकी बेटी मर चुकी थी और वो पूरा घायल थी। पूजा की माँ रोने लगती है और लास्ट में उसको सभी गांव वाले सहारा देते हैं और पूजा को दफना देते हैं। और पूजा की माँ अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि अब उसके इस जिंदगी में कोई भी उसके साथ नहीं था। अगली रात जब पूजा की माँ सो रही थी, तभी उसके मन में एक सपना आया। उसकी बेटी उस सपने में बोल रही थी, माँ मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इतने बोलने के बाद ही उसकी माँ का सपना टूट जाता है और वो फिर अपनी बेटी की याद में रोने लगती है। अगले दिन यही सपना उसे दोबारा आता है और उसकी माँ इस सपने से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इसे रोजाना वही सपना हर रात को आने लगा। वो अपने सपने के बारे में अपनी बगल की औरतों के साथ बात किया करती थी, पर सब कहते थे ये तुम्हारा वहम है। लेकिन उसे दिन प्रतिदिन शक होने लगा और उसे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये सच भी हो सकता है। और उसका मन घर में ना लग करके वो अपने घर से निकलती है और सीधे अपनी बेटी के पास चली जाती है। वहाँ पे बैठ के वो रोने लगती है और तभी नीचे से किसी की आवाज़ आती है। उसकी माँ इसे सुन करके डर जाती है और वो ध्यान से सुनने लगती है तो यही आवाज़ फिर से उसे सुनाई देती है। उसकी माँ ये बात सुन करके पूरी तरह से डर चुकी थी और वो वहाँ से दौड़ करके अपने रूम में आके छुप जाती है और वो रोने लगती है कि किस चीज़ की आवाज़ थी, ये क्या थी जो वहाँ पे, और वो क्या बोलना चाहती थी, वो उसकी माँ सोचने लगती है। पर उसके सपने में तो इतना ही आ रहा था कि वो बोलती है मैं जिंदा हूँ। और उसकी माँ इस बात को सोच करके चिंतित हो जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या सच में उसकी बेटी जिंदा है? और फिर वो किसी को बिना बताए हुए वो पहुंच जाती है वहीं पे जहाँ पे उसकी बेटी दफन थी और वो धीरे धीरे करके वहाँ से मिट्टी हटाने लगती है। और जब वो देखती है तो उसने देखा कि उसकी बेटी तो मरी पड़ी थी। उसे देख करके वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो भूल जाती है सब कुछ और वो वापस अपने घर की ओर मुड़ती है तो पीछे से आवाज़ आती है, माँ तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? और वो इस बात को सुन करके पूरी डर चुकी थी। वो धीरे हिम्मत करके पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी पीछे ही खड़ी होती है और उसके मुंह में एक डरावनी सी हंसी थी। उसकी माँ डर चुकी थी और वहीं जैसे पूरी शरीर उसकी ठंडी पड़ चुकी हो वैसे पुतले के जैसा खड़ी हो चुकी थी। तभी उसकी बेटी तुरंत वहाँ पे आती है और अपनी माँ का गला पकड़ लेती है और अपनी माँ को वहीं पे मार देती है और जहाँ पे उसकी बेटी दफन थी अपनी माँ को दफन कर देती है। पर उसकी बेटी गई तो गई कहाँ, वो आगे की कहानी सुनते रहो।
3 दिन बाद वही लड़की पहुंच जाती है उसी जमींदार के घर जिसके बेटे ने उसको मारा था। जमींदार के घर एक पार्टी हो रही थी और सभी परिवार वहीं पे थे। तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वो लड़की बीच में बैठी हुई होती है। सब सोचते हैं ये लड़की कौन है, क्योंकि उसका मुंह पूरा ढका हुआ था। सब पूछते कौन हो तुम, पर वो लड़की कुछ नहीं कहती। तभी उसकी जोरों की चीख निकलती है और सभी के कान दर्द करने लगते हैं। वहाँ से उसके रिश्तेदार जो आए थे सब उस हवेली से बाहर जाने लगते हैं। कुछ ही लोग बचे हुए थे और तभी घर के चारों गेट बंद हो जाती हैं और लड़की अपने सर से साड़ी हटाती है और दिखाती है कि वो वही लड़की है जिसे उसके बेटे ने मारा था। सब कहने लगते तुम तो मर चुकी थी, तुम कैसे यहाँ पे हो सकती हो। पर वो कहती है तुम्हें भी तो मरना है, हम साथ में चलेंगे। और इतना कह करके घर का लाइट फिर कट जाता है और जब लाइट आता है सभी के सभी मरे हुए होते हैं। कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। ये तो शुरुआत थी उस गांव का नाश होने का। जितने भी लोगों ने और इस लड़की की सहेलियों ने उसकी माँ को बताया नहीं था कि ज़मींदार के बेटे ने इसको मारा है, उन सभी से ये बदला लेती है अपने मौत की। एक एक करके वो पूरे गांव वालों को मारना शुरू कर देती है और ऐसे करते करते पूरे गांव वाले साफ होना शुरू हो जाते हैं। गांव में लगभग 25 लोग ही बचते हैं और अब उनके पास एक ही रास्ता था, इस गांव को छोड़ के चले जाएं। और ये गांव छोड़ के वो यहाँ से दूर चले जाते हैं। ये बात सबको अभी भी नहीं पता चली कि उसकी माँ कहाँ गई, पर ये आपको ज़रूर पता है। ये कहानी फिर आती है 28 साल बाद, जब वो गांव पूरा जंगली इलाका बन चुका था। पुराने खंडर घर वहाँ पे पड़े हुए थे और कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं था। पर कैसे फिर वहाँ पे घर बनना शुरू हुआ, आगे आइए। जब 3 लोग अपनी नई कार से जंगलों के मेन रास्ते में घूम रहे थे, तभी जंगल से छोटे छोटे घर उन्हें दिख रहे थे। वो शहर से आए थे और वो नए लोग थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस गांव में ऐसा क्या हुआ है जो ये गांव पूरा यहाँ से खाली हो गया। उन्हें इच्छा हुई कि क्यों ना हम इस गांव को देखने जाएं, क्योंकि उसमें से एक लड़का जिसका नाम अजय था, वो एक स्टोरी राइटर था। उसे एक डरावनी सी स्टोरी चाहिए थी जो वो अपनी किताब में लिख सके, और ऐसा ही स्टोरी मिला था उसे इस गांव से। वो अपने दोस्तों से जिद करने लगता है, आकाश चलना भाई, हम इस गांव को देख के आते हैं। पर आकाश नहीं जाना चाहता था। सुमित कहता है, आकाश चल यार, गांव देखना है, चल घूम के आते हैं। और लास्ट में आकाश मान जाता है और फिर तीनों दोस्त अपनी गाड़ी को किनारे खड़ा करते हैं और वो उस गांव की ओर आ जाते हैं। एक एक करके वो सभी घर को देखने लगते हैं कि क्या यार ये कितना पुराना होगा। उन्हें क्या पता था यहीं पे वो बस जाएंगे। आकाश सब चीज़ देखने लगता है और जो उनके दोस्त थे वो और अलग अलग जगह पे घूमने लगते हैं। अजय अपनी स्टोरी को बना रहा था और सब पूरे गांव को देख रहे थे। लास्ट में आकाश कहता है, अब चलो, अब शाम होना भी शुरू हो गया है, हमें अब इस गांव से बाहर भी तो निकलना है। और फिर अजय अपनी डायरी को समेटता है और फिर वो वहाँ से बाहर आने लगते हैं। तभी एक छोटे से गड्ढे में अजय का पैर घुस जाता है और वो चीखने लगता है। तभी उसके दोस्त आते हैं
और उस गड्ढे से उसके पैर को निकालने लगते हैं। और जब उसके पैर को निकाला तो देखा उसके पैर में छोटे मोटे चोट आ चुकी थी। और तीनों दोस्त गाड़ी पे आके बैठ के फिर अपने घर चले जाते हैं। पर जो अजय था उसकी तबीयत अब वहाँ से ख़राब होना शुरू हो चुका था। उसके पैर से खून निकल रहा था। वो पट्टी लगाता है और दवाई लगा के अपने पैर को ठीक होने के लिए छोड़ देता है। जब अगले सुबह वो अपने पैर को देखता है तो उसका पैर और ज़्यादा ख़राब हो चुका था। वो अपने पैर को देखता है तो लग रहा था कि किसी हाथ ने उसके पैर को पकड़ के नीचे खींचा होगा। उसके पैर में 5 नाखून गड़े हुए थे। वो अब चिंता में पड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। ये तो कोई लग रहा है कि किसी ने उसके पैर को खींचा होगा। और अब ये चिंतित हो चुका था, पर ये अपने दोस्तों को ये बात नहीं बताता और सोचता है क्यों ना मैं उसी जगह पे जाके देखूं कि वो क्या होगा। और वो निकल पड़ता है उस जगह को पता करने के लिए। वो अकेले अपने बाइक को निकालता है और उसी गांव की ओर जाने लगता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पे पूरा सुनसान था। उसे थोड़ी सी डर भी लग रही थी, पर वो क्या करता। उसे पता तो करना ही था कि ऐसा क्या है जिसने उसके पैर को नीचे खींचा है। वो जाने लगता है और वहाँ पे देखता है तो जहाँ पे उसका पैर घुसा था उस जगह को वो वहाँ से लकड़ियों को और मिट्टी को हटाने लगता है। और वो जो देखता है उसे देख करके उसके सर से पसीना टपकने लगता है। वहाँ पे एक कंकाल पड़ा हुआ था। वो कंकाल किसका था ये तो अभी पता करना बाकी ही था। वो तुरंत डर के नीचे गिर जाता है और वो भागने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो, तुम्हें भी तो आना है। और वो इस बात को सुन करके और ज़ोरों से भागने लगता है। अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और वो तुरंत अपने रूम में जाके छुप जाता है। वो पूरा चिंता में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कौन था जो उसको पीछे से उस आवाज़ दिया था। उसके सिवा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो इतना ही सोच रहा था, तभी आकाश और उसका दूसरा दोस्त वहाँ पे आ जाता है। वो दोनों इसे चिंता में देख करके पूछने लगते हैं, क्या हुआ। और वो बताता है जो उसके साथ अभी घटना हुई थी। वो बोलता है, मैं अभी वहीं पे गया था जहाँ पे हम कल गए थे, और मैंने देखा कि जहाँ पे मेरा पैर अंदर चला गया था वहाँ पे किसी की कंगाल है। उसके दोस्त कहते हैं, तुम अकेले क्यों गए थे, तो चलो हम देखते हैं क्या है। और दोनों दोस्त वहाँ पे निकल जाते हैं। पर तभी अजय भी कहता है, रुको, मैं भी जाऊँगा, तुम लोग अकेले मत जाओ, पर मैं कार में ही रहूँगा, मेरी हिम्मत नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। और जब आकाश और उसका दूसरा दोस्त जाने लगते हैं तभी वो वहाँ पे उसी गड्ढे में जब देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वो सब वापस घूम के आने लगते हैं। तभी आकाश पीछे मुड़ के फिर देखता है तो उसे किसी की अंगूठी मिलती है। उसे थोड़ा सा शक तो अब हो ही चुका था कि ये हम में से तो किसी की अंगूठी नहीं, तो यहाँ पे अंगूठी के आई कैसे। उसे पता चल चुका था कि अजय झूठ नहीं बोल रहा। और वो भी आता है और अजय को कहता है, अजय कुछ भी नहीं है यार, तू डर मत। पर अजय कहता है, नहीं, वहाँ पे था, मैंने देखा है। ये बात तो अब सबको पता चल चुकी थी, पर कोई भी दूसरे को बताता नहीं। और लास्ट में सब रूम आ जाते हैं। सबके मन में यही ख्याल चल रहा था कि उस गांव में हुआ है तो क्या हुआ है। अब इस गांव का पता बगल गांव वाला ही बता सकता था कि इस गांव में क्या हुआ है। वो पहुंच जाते हैं उस गांव के बगल गांव, जहां से ही उन्हें पता चलता इस गांव की कहानी।
जब उस गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस गांव में सभी अपने घर में ही रहते हैं, बाहर बहुत कम निकलते हैं। अजय पूछता है, यहाँ पे कोई है तो कोई बाहर क्यों नहीं निकल रहा? धीरे धीरे करके गांव के लगभग 2-3 लोग निकलते हैं और पूछते हैं, हाँ बेटा क्या हुआ? तभी ये बताते हैं कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हो उस आपके बगल वाले छोटे वाले गांव में क्या हुआ था? वो सब इस बात को जैसे सुनते हैं वैसे अपने अपने घर में जाने लगते हैं। पर ये 3 दोस्त उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके कहते हैं, प्लीज़ हमें बता दीजिए कि उस गांव में क्या हुआ था। फिर गांव वाले उन्हें उस गांव की पुरानी कहानी बताते हैं, जो भी उनके साथ घटना हुई थी कि 25 साल पहले उस गांव में एक लड़की की मौत हुई थी और वही लड़की अभी तक सभी को मार रही है। पूरी कहानी सुनाने के बाद उनके मन में एक बात की अड़चन हो जाती है कि उसने अपनी ही माँ को क्यों मारा था। पर यह कहानी की बात किसी को भी नहीं पता थी कि ये कौन सा कारण था जो उसने अपनी माँ को मारा था। ये तीनों दोस्त अपने घर वापस आ जाते हैं और सोचने लगते हैं। तभी इनके मन में एक ख्याल आता है। जो तीसरा इसका दोस्त था उसके ही पापा एक बड़े से पंडित थे और पहुंच जाते हैं ये उन्हीं के पास जिनके पास इसका रास्ता था। वो बताते हैं कि क्या हुआ था और उसने अपनी ही माँ को क्यों मारा था। इसका जवाब आप हमें बता दीजिए। उसके पापा समझाते हैं, तुम्हें क्यों जानना है उसके बारे में और क्या है उससे मतलब। पर अजय कहता है, मुझे स्टोरी लिखनी है और मैं सच्ची कहानी पे स्टोरी लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अंकल ये बात जाननी तो पड़ेगी ना, ऐसा क्या कारण था जो उसने अपनी ही माँ को मार दिया और सभी गांव वाले को मारने पे तुल चुकी थी। उसके पापा पहुंच जाते हैं उसी गांव के बीच और वो 3 दोस्त, बीच में एक गोल रेखा बनाई जाती है और बोला जाता है, इसके बाहर कोई भी नहीं निकलेगा, जो निकल गया समझो वो कभी नहीं बचेगा। सब इस बात को सुन कर के सहम चुके थे और लास्ट में बैठ के उसके तीसरे दोस्त के पापा उसी डायन को बुलाने लगते हैं। आधा घंटा मंत्र का जाप करने के बाद उस गांव में एक ठंडी सी हवा चलने लगती है, कुहासा छाने लगता है और किसी के रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। और तभी एक लड़की जो लंगड़ाते हुए उनकी ओर आ रही थी। वही 3 दोस्त उस साधु से पूछते हैं, ये कौन है? तो उस तीसरे दोस्त के पापा बताते हैं, यही है वो डायन जिसने सभी को मारा है। तभी उस पंडित ने पूछा कि तुम सबको क्यों मार रही हो? हमें बस इतना जानना है, और तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? वो रोने लगती है और रोते रोते फिर हंसने लगती है। वो कहती है, तुम कौन हो? लगता है तुम्हें भी मरना है। किसी भी लोग ने मेरी मदद ना की और मेरी भी माँ को मारना चाहा। मुझे तो मार ही दिया था। सभी लोग मिले हुए थे, कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता था। मेरी माँ और मैं अकेले थे, इसलिए उसका फ़ायदा उठा करके सभी लोग मुझे मार देते हैं। जंगलों के अंदर तो गांव के मुखिया का ही बेटा ले गया था, पर एक एक करके सभी लोगों ने मुझे मार दिया और मेरे साथ गलत व्यवहार किया। उसके बाद मैं तो मर गई थी, पर मेरी माँ जो घर में अकेली रात दिन रो रही थी, मैंने मरने के बाद भी गांव वालों की बात सब सुनी और पता लगा कि अब वो लोग
मेरे माँ को भी मारना चाहते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर पा रही थी, पर मुझे एक ही रास्ता था कि मैं अपनी माँ के अंदर घुस के मैं उनसे बदला ले पाऊँ। और जब मेरी माँ मेरे कब्र के पास आके रोती रही, तभी उसे मैंने नहीं मारा था, उन्हीं गांव वालों ने उसे बेरहमी से मार दिया था और मुझे फंसा दिया गया कि उसकी बेटी की आत्मा ने अपनी ही माँ को मारा। मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगी? मुझे तो उन्हीं गांव वालों ने मारा और मेरी भी माँ को मार दिया। इसलिए मैं पूरे गांव वाले को समाप्त कर देती हूँ और जो भी इस गांव में आता है उसको भी मार देती हूँ। और जब तक मारती रहूँगी, जब तक ये गांव कभी भी शुरुआत नहीं होगा। ये बात सुन करके वो सब पूरे रोने जैसे हो जाते हैं। उनका मुंह पूरा दुख से भर जाता है कि एक परिवार कैसे उजड़ गया। पर अब उनके साथ जो होने वाला था उसे कौन बचाता। वो पंडित अब उसे कहने लगता है, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। पर वो कहती है, अभी तो शुरुआत है, काम तो अभी बाकी है। वो सब डर चुके थे कि कौन सा काम बाकी है। पंडित कहता, तुम जाओगी कि मैं मंत्र पढ़ूं? वो लड़की कहती है, तुम्हारा कोई भी मंत्र मुझ पे काम नहीं करेगा। और एक बात और सुन लो, तुमने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद अपने मन से आई हूँ। और तभी वो डाइन उधर ही गोल गोल घूमने लगती है। ये सब उसी गोल के अंदर बैठे हुए थे, पर कितने देर उस गोल के अंदर बैठ सकते थे। एक दिन बीत चुका था, दूसरा दिन चल ही रहा था, पर वो डायन वहीं पे बैठी हुई थी और रोज बार बार हंसी जा रही थी। उसे पता था कि इनका मौत तय था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं आता जो उन्हें बचा सके। और कौन इस डायन से उन्हें बचाता। 3 दिन बीत चुके थे, सभी लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे। किन्हीं ने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया था। इस पंडित ने 2 दिन तक बहुत पूजा की, पर कोई भी पूजा का सफलता प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये पंडित एक छोटा पंडित था और ये डायन एक बड़ी डायन थी। लास्ट में थक हार करके वो सब वहीं पे दम तोड़ देते हैं। पर जो 2 लोग थे वो सोचते हैं यहीं पे मरना ही है, क्यों ना हम बाहर चले जाते हैं, ये डायन मारेगी तो मारेगी। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और जाने लगते हैं। तभी वो डायन एक का गला पकड़ लेती है। तभी अजय कहता है, हमें माफ़ कर दो, हमने तो कोई भी गलती नहीं की, पर आप हमें क्यों मार रहे हो? आपकी तो फैमिली मर चुकी है, जिसे हम लोगों ने मारा नहीं। हम यहाँ पे होते तो हम अपने को बचा लेते, पर अभी हमारी तो फैमिली है, हमें जाने दो। और इस बात को सुन कर के डायन बहुत दुखी हो जाती है और लास्ट में उन दोनों को छोड़ देती है। वो दोनों लंगड़ाते और भूखे पेट वैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए बहुत उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। और लास्ट में वो ऐसे ही करते करते अपने घर पहुँच जाते हैं और ये कहानी फिर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद कभी भी ये घटना फिर वापस शुरुआत ही नहीं होती। और फिर 30 साल बाद उस गांव में फिर एक नया गांव बस जाता है और फिर हंसी खुशी से सब रहने लगते हैं। तो होप गाइज आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर भैया जी को यहीं पे सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ हम रोज़ रात 8 बजे आपके लिए एक नई सी डरावनी भूतिया कहानी लाया करेंगे। तो आज मैं विदा लेता हूँ और मैं आपका दोस्त रवि कुमार। तब तक आप डरते रहो और डराते रहो।